सभी मेरे प्यारे भाई बहन को मेरा नमस्कार है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रेलवे की अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें साइंस का रोल आप लोग समझते हैं कि साइंस का कितना बड़ा रोल है। उसी को देखते हुए दोस्तों हमारी टीम ने एक काम किया, हमने एक काम किया कि हम 1000 क्वेश्चन को करवाने का जो कि कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट तैयार कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये काम तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग इसका वीडियो को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये कंटेंट आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर समेत बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न रखे हुए हैं। अगर आपने 1000 क्वेश्चनों की तैयारी कर ली तो समझ लीजिए आप लोग दोस्तों आपने बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों के लिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन के आपके सामने लाना और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मेरे सभी प्यारे भाई बहन को निःशुल्क में आप लोगों को आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास को लेकर निःशुल्क में। आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है? दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोग गए होंगे कि जब ट्रेन जब स्टेशन पर पहुंच जाती है तो आपको स्वाभाविक ध्वनि जो इसकी आवृत्ति है ये बढ़ती हुई लगती है। इसका वजह क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका वजह है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के वजह से आज से याद रखना मेरे प्यारे सारे भाई बहन कि डॉपलर प्रभाव के वजह से जब स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकती है तो उसकी जो ध्वनि आवृत्ति है अधिक सुनाई देती है। ठीक है, अधिक लगती है। आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल आप लोग देख सकते हैं। और निर्वात में प्रकाश की गति जो है ये सी है और उस माध्यम में प्रकाश की गति वी, उस माध्यम में प्रकाश की गति बी है, तो उसके बीच का संबंध पूछा है तो याद रखना म्यू बराबर होता है सी अपॉन बी, जहां पर प्रकाश प्रकाश का जो क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की जो गति इसको सी से डिनोट किया जाता है। इसका कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। चीज़ों को याद करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो आप लोगों को क्या लगता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको समझा दूं। आप लोग इधर देखिए, ये है अभिलंब पूरा बना है और ये है सघन माध्यम, ये है सघन माध्यम। आपको कलर चेंज कर देते हैं, ये है सघन माध्यम और ये है आपका इधर विरल माध्यम, ये है आपका विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आती हुई आएगी तो मैं आपको बता दूं कि ये अभिलंब से दूर हो जाएगी। दोस्तों ये अभिलंब से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब भी प्रकाश की किरण प्रकाशता सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह अभिलंब ये है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। उम्मीद करता हूँ एक एक बातें आप लोग पकड़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, अभिलंब से दूर मुड़ती है। और कुछ चीज़ें आप लोगों को लिए दे रहा हूँ, अपवर्तनांक दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिए। जैसे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि एक बात बताइए भैया, कि जैसे आप लोगों के लिए दिया जाता है, मान लीजिए 1.33 ये किसका अपवर्तनांक है, 1.36 किसका अपवर्तनांक है। तो पहली चीज़ याद रखना दोस्त कि 1.36 ये अभी हाल ही में आया हुआ जेई में क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल का जो दोस्तों क्या होता है, जो आप लोगों का क्या होता है अपवर्तनांक होता है 1.36 होता है। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अपने आगे अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ चीज़ें आप लोगों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग ही बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आप लोगों को पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। साइंस के हर एक क्वेश्चन पर आपका काम चल रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब की प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसका उल्टा आप लोग कर दीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वोल्टता समान हो, जब भी वोल्टता समान हो प्रतिरोध का अनुपात क्या है, क्या होगा? तो दोस्तों याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ पर देखिए 5:1 हो जाएगा। ये कैसे होगा? मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए वैद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, V² अपॉन R, P बराबर V² अपॉन R।
और यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपान P, उल्टा हो जाएगा। यहाँ वोल्टता V समान है। यदि प्रथम बल्ब की शक्ति P1 तथा दूसरे की शक्ति P2 लिया जाए तो दोस्तों प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 लिया जाए तो R1 अपान R2 बराबर V2 अपान P1 हो जाएगा, V स्क्वायर अपान P1 और V स्क्वायर अपान P2। तो R1 अपान R2 बराबर P2 अपान P1, तो R1 अपान R2 बराबर P2 अपान P1। तो इसी के रेशियो के अनुसार 5:1 आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी देगा 100 वाट तथा 50 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात बताइए, यदि वोल्ट समान है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका कह रहा है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना, जब हम किसी धातु का गर्म करते हैं, जब हम किसी धातु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो याद रखना इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। दोस्तों इसका प्रतिरोध क्यों बढ़ता है मैं आपको समझा रहा हूँ। धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनों की गति पर ही प्रतिरोध निर्भर करता है। जितनी अधिक तेजी से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे धातु की प्रतिरोधकता उतनी ही अधिक होगी। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने कर रहा है, कठोर जल के संबंध में कौन गलत है। कठोर जल के संबंध में कौन गलत है भैया। तो याद रखना कठोर जल के संबंध में कौन है गलत, साबुन अधिक घिसता है, साबुन अधिक घिसता यही गलत है। बाकी झाग नहीं बनता ये सही है। मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट की उपस्थिति ये सही है। आयरन पाइडाइऑक्साइड की उपस्थिति ये भी सही है। गलत कौन है, साबुन अधिक घिसता। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों हम आपके समझाने के लिए रखे हैं, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट आदि की उपस्थिति के कारण झाग नहीं देता। इस साबुन अधिक घिसता है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा। इसका रासायनिक नाम होगा दोस्तों, आज से याद रखना, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए CaHCO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं लिखा है तो यहाँ समझ जाइएगा आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला। फिर से समझा रहा हूँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बहुत बार प्रश्न में क्वेश्चन में आया है आप लोगों के पेपर में। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो CaHCO3 का होल ट्वाइस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। याद रखना ऑक्सीजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, क्लोरीन भी एक तत्व है और सिलिकॉन भी एक तत्व है। परंतु याद रखना क्या संगमरमर एक तत्व नहीं है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पूछा है इसमें कि कौन सा एक तत्व नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सिलिकॉन है, लेकिन संगमरमर नहीं है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर चीजें समझिए क्यों नहीं है। ऑक्सीजन, क्लोरीन और सिलिकॉन तो तत्व हैं, जबकि संगमरमर दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है। जो संगमरमर है, ये जो संगमरमर है ये एक यौगिक है, ये एक तत्व नहीं है। ये संगमरमर एक तत्व है। चीजों को समझते चलिएगा। दूध का उदाहरण, दूध निलंबन है कि जेल का या कि फिर पायस का कि या फोम का। तो याद रखना ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं समझ लीजिए सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन हैं सब सिलेक्टेड है। याद रखिएगा, दूध का उदाहरण पायस का उदाहरण है क्या, दूध। आप लोगों को हम एक चार्ट दिखा रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए जरूरी है। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है। तो याद रखना जल में सबसे कम घुलनशील तो अमोनिया है।
ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा राइट आंसर। बहुत ही धीरे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने दोस्तों आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो। कह रहा है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि अमोनिया नहीं होगा। यहाँ पर कौन होगा, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा देर हो गई, तो आप लोगों को बता दूं कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस पूछ रहा है, तो याद रखना ये कौन सा हो गया, नाइट्रोजन होगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है, तो नाइट्रोजन होगा। याद रखना एक एक चीजों को, मेरी एक एक बातों को याद रखना। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को उसके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, एथाइन एथीन एथेन। एथाइन एथीन एथेन, एथाइन एथीन एथेन। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखना कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनको संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों डी ब्लॉक का तत्व यही है, आप लोग देख सकते हैं, यही है डी ब्लॉक का तत्व। इसी को संक्रमण के नाम से जाना जाता है। संक्रमण के तत्व से आवर्त सारणी के मध्य भाग में समूह में तीन से समूह 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखना आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है ये वेरियम की वजह से होता है, वेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है। तो रसायन का राजा याद रखना H2SO4 को कहा जाता है। H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है। H2SO4 का रसायन का राजा कहा जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेंगिल कांच होते हैं, वेंगिल कांच होते हैं, वेंगिल कांच होते हैं। तो वेंगिल कांच क्या होते हैं, वेंगिल कांच सोडा एस होते हैं। कौन, सोडा एस होते हैं दोस्तों, सोडा एस के होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गलत कथन पहचाने ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर है तो V अपान आर होगा, V अपान आर होगा। कि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगला V नंबर है कि V आई के अनुक्रमानुपाती होता है और V अपान आई कांस्टेंट स्थिरांक होते हैं और V बराबर आई एन। तो ओम का नियम के अनुसार पहचाने तो V बराबर आई आर इज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर। तो याद रखना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। लेकिन यहाँ पर चीजें समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार गलत कथन पहचाना, सॉरी गलत कथन पहचाना है। तो गलत कथन का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत कथन ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, V अपान आर जो कि कांस्टेंट यानी नियत नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि I एम्पियर में धारा है और R ओम का प्रतिरोध है और t सेकंड में समय है तो उत्पन्न ऊष्मा जो होती है, तो आप लोग याद रखना एक फार्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर अपॉन आर टी, H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो दोस्तों यहाँ पर कहना है कि उत्पन्न ऊष्मा दी जाती है तो H बराबर आई स्क्वायर अपॉन आर टी होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 17 नंबर में ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.3 कैलोरी इज द राइट आंसर। चीज़ों को याद करते समझते हुए बड़े ही धैर्य बड़े ही आराम से हर एक क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ते चलिए। कह रहा कि किसी माध्यम में तरंग को गति 600 मीटर पर सेकंड है, यदि उस माध्यम में किसी बिंदु से 1 मिनट में 600 तरंगें गुजरती हैं तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगा ये पूछा है तो आप लोगों को बता दूं कि V बराबर होता है n इंटू लेमडा, लेमडा होता है। तो तरंग दैर्ध्य बराबर हो जाएगा V अपान एन। तो V दिया है 600 और दोस्तों आप लोगों को बता दूं जी एन होता है जो आवृत्ति यहाँ पर 10 हर्ट्ज है। तो आप लोगों को बता दूं 60 मीटर हो जाएगा आप लोगों का तरंग दैर्ध्य। कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों को क्या मैंने बताया दोस्तों कि लेमडा बराबर होता है C अपान V। तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा इसका 600 और इसका n होता है यहाँ पर दोस्तों n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग,
विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, विटामिन वी की कमी से होने वाला रोग बेरी है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है, और दोस्तों विटामिन ई की कमी से पूछा जा रहा है तो याद रखना विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में क्या होता है दोस्तों, कमी आ जाती है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा कि मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइट्स होता है। तो याद रखना किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइट्स होता है। तो दोस्तों याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो याद रखना यकृत में होता है हेपेटाइट्स, जो कि यकृत में होता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं एक हेपेटाइटिस सी होता है जो छुआछूत के माध्यम से होता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है पहले, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को समझ लीजिए। हेपेटाइट के वायरस 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइट के जो वायरस होते हैं 5 तरह के होते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी और ई, इसकी वजह से लीवर में जलन संक्रमण हो जाता है, और कई बार हेपेटाइटिस के चलते लीवर फाइब्रोसिस या लीवर कैंसर की भी आशंका बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस की वजह से लीवर कैंसर की भी आशंका बढ़ जाती है। अगर पूछेगा कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं, याद रखना दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिच्छुओं के पौधों की नोकदार पत्तियों में के कारण उसमें चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। तो जलन युक्त दर्द होता है दोस्तों किसकी वजह से, तो याद रखना मिथनोइक एसिड की वजह से। जो बिच्छुआ के पौधे की जो नोकदार पत्तियां हैं उसमें जो चुभना जलन युक्त जो दर्द होता है किसकी वजह से, तो याद रखना मिथनोइक एसिड की वजह से होता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही है। यही है, यही पत्ता है, देख लीजिए आप लोग। बिच्छुए का पौधा एक जड़ी बूटी संबंधी शाकीय पौधा है, देख लीजिए। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो दोस्त याद रखना कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हरे पौधों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि क्रिटिनिज्म क्या है। तो क्रिटिनिज्म क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्रिटिनिज्म याद रखना बच्चों में होने वाला एक रोग है। बच्चों में देखोगे पेट निकल जाता है, तो आप लोग देखोगे पेट निकल जाता है, यही सब समस्या सामने आती है। तो क्रिटिनिज्म जो है ये बच्चों में होने वाला एक रोग है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादन है, कौन सा ऊर्जा उत्पादक है। तो याद रखना दोस्तों ऊर्जा उत्पादक कौन होता है, ऊर्जा उत्पादक कौन होता है, तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादक होता है। ऊर्जा का सबसे जो छोटा होता है किसमें टूट जाता है, तो याद रखना ग्लूकोज में, और प्रोटीन एमिनो एसिड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों आप लोगों को बता दूं यही दो मेन होते हैं। और वसा अम्ल जो फैट होता है तो फैट अम्ल वसा अम्ल। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी कि कौन सा भाग दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखना कौन सा भाग दिया जाता है, कार्निया दिया जाता है, जो आगे रहता है कार्निया, यही दिया जाता है। कह रहा है कि साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है, तो साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है, तो याद रखना दोस्तों कि जो साइनोवियल द्रव्य होता है ये किस में पाया जाता है, तो याद रखना आज से ये जोड़ों में पाया जाता है साइनोवियल द्रव्य। कह रहा कि मानव शरीर में मांसपेशियां की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में याद रखना मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। एक एक क्वेश्चन तैयार करते चलिए, हम लोग 1000 क्वेश्चन पेपर तक अटेम्प्ट कर लेंगे, और सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं बड़ी आंत से, कि मुख से, कि छोटी आंत से, कि पेट से। तो दोस्तों याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत से। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि छोटी आंत, यहाँ पर देखिए अवशोषण, छोटी आंत से बड़ी आंत से। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, और इसकी बड़ी आंत की लंबाई लगभग, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितनी होती है, देखते हैं कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं। तो दोस्तों छोटी आंत में किसका पाचन होता है, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, और मिनरल्स का होता है, जैसे विटामिन कैल्शियम का होता है, और पोटेशियम का होता है, सोडियम का होता है, विटामिन का होता है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखना बड़ी आंत में वो पानी का पाचन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि पानी का पाचन कहाँ पर, तो बड़ी आंत में होता है, और इसमें भी मिनरल्स का होता है। और दोस्तों जो ड्रग्स वगैरह होते हैं इसमें होता है, मेडिसिन वगैरह, तो आप लोग बड़ी आंत में इसका पाचन होता है। विटामिन के का पाचन होता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि
श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाते हैं। तो याद रखना जो श्वसन होते हैं इसमें किसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आपका याद रखना, फिर से बता दूं कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना एंटोमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चींटी में कितने पैर होते हैं। तो याद रखना चींटी में कुल 6 पैर होते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एंड पॉइंट तक। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं दोस्तों कि कह रहा है कि जंतु वर्गीकरण का क्रम क्या है। तो याद रखना जो जंतु वर्गीकरण का जो क्रम है ये क्या होता है। जंतु वर्गीकरण का जो क्रम होता है ये क्या होता है। तो जंतु वर्गीकरण का जो क्रम होता है दोस्तों ये किस प्रकार से होता है। फाइलम, वर्ग और गण, फैमिली, वंश, जाति। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलेय है। रसायन जल में कौन सा रसायन जल में विलेय है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसमें कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन जल में विलेय है। स्टार्च नहीं है, ग्लाइकोजन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इंसुलिन जो होता है ये रसायन जो जल में विलेय होता है, इंसुलिन। याद रखना आपका 34 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया। तो पोलियो का टीका किसने विकसित किया। तो याद रखना जोनास एडवर्ड साल्क ने, जोनास एडवर्ड साल्क ने किया। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का लास्ट है आज का। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य भोजन का संवहन करना। उम्मीद करता हूँ ये एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। और आप लोगों को कहीं भी डाउट लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन ये 1000 क्वेश्चन का मिशन केवल आप लोग पूरा कर सकते हैं। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं।